नमस्कार दोस्तों, मैं मौर्य अखिलेश कुमार अपने शारीरिक शिक्षा के इस सेगमेंट में एनाटॉमी का जो सीरीज चला रहा हूँ उसका आज तीसरा पार्ट लेके आया हूँ। इससे पहले 2 पार्ट यूट्यूब पर अपलोड कर चुका है, जिसमें से पहला पार्ट था इंट्रोडक्शन ऑफ एनाटॉमी और दूसरा पार्ट था जो एनाटॉमी का संरचनात्मक अध्ययन के रूप में प्रकार था। 2 प्रकार का, एक मैक्रोस्कोपिक एनाटॉमी, दूसरा माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। तो मैक्रोस्कोपिक एनाटॉमी यानी कि शरीर के अध्ययन में जो चीज़ें हम बिना किसी सूक्ष्मदर्शी की सहायता से आंखों से देखकर महसूस करके छू के उसकी संरचनाओं के बारे में अध्ययन कर सकते हैं, उसको हम मैक्रोस्कोपिक एनाटॉमी कहते हैं, जिसको हम सकल शरीर रचना विज्ञान ग्रॉस एनाटॉमी के रूप में भी जानते हैं। और इस वीडियो में हम सिर्फ माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी के बात करेंगे, उस पर हम चर्चा करेंगे। तो जो हमारा माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी होता है, इसको हम शरीर सूक्ष्म रचना विज्ञान भी कहते हैं, जिसमें सूक्ष्म शरीर रचना विज्ञान में सूक्ष्म स्तर पर शरीर की जो रचनाएं, ऊतक, कोशिका और इनकी संरचना तथा इनके कार्य को जब हम अध्ययन करते हैं तो वो माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी के अंतर्गत आता है। जैसे अगर हम बात करें चेहरे की, तो चेहरे के ऊपरी जो आवरण होता है उसको हम देख कर, छू के, महसूस करके इसकी संरचना का हम पता लगा सकते हैं कि हमारा चेहरा किस प्रकार का है, जिसको हम मैक्रो एनाटॉमी के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। लेकिन जब इस चेहरे के अंदर जो सेल्स हैं, ऊतक हैं, और इसके अंदर जो भी सेल्स, ऊतक हैं, उनकी कार्य और उनकी संरचना के बारे में जब हम अध्ययन करेंगे तो उसको सूक्ष्म एनाटॉमी, जिसको हम माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी भी कहते हैं। जैसा कि और उदाहरण के रूप में अगर बात करें तो किडनी की जो ऊपरी आवरण होता है, अगर उसकी बनावट के आकार में बात करें, जैसे कि वो बीज के सेम के आकार का, सेम के बीज जो होता है उसके आकार का दिखता है, तो इसके आकार की, उसकी रचना की जब हम अध्ययन करेंगे तो वो मैक्रो एनाटॉमी कहलाएगा। लेकिन जब हमारी जो किडनी है उसके अंदर जो सेल्स है, ऊतक हैं, उनकी कार्यशैली के बारे में और उन ऊतक और ऊतकों की जो संरचना है उसके बारे में जब हम अध्ययन करेंगे तो वो माइक्रो एनाटॉमी कहलाता है, क्योंकि अंदर का जो उसकी कार्य हमें दिखता नहीं है, उसके जो सेल्स हैं, ऊतक हैं, वो हमें आंखों से दिखाई नहीं देता। इसके लिए हमें माइक्रोस्कोप, सूक्ष्मदर्शी या लेंस का प्रयोग करना पड़ता है। तो जब सूक्ष्म शरीर रचना विज्ञान यानी माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी को हम हिस्टोलॉजी के नाम से भी जानते हैं, कि हिस्टोलॉजी का, देखिए, ऊतक का जो अध्ययन होता है, अगर हम शैक्षणिक अध्ययन की बात करें तो उसको हम हिस्टोलॉजी के नाम से जानते हैं, और ऊतक का जो जांच करता होता है उसको हम हिस्टोलॉजिस्ट, पैथाहिस्टोलॉजिस्ट के नाम से जानते हैं। तो जो हमारा हिस्टोलॉजी है, सूक्ष्म एनाटॉमी, इसको माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी के रूप में भी इसको जाना जाता है। जीव विज्ञान की शाखा में हमारी जो भी जैविक ऊतक होते हैं, उनकी सूक्ष्म शरीर विज्ञान का अध्ययन करती है, क्योंकि ये ऊतक जो होते हैं हमारी कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है, और कोशिका जो होती है शरीर की सबसे सूक्ष्मतम व मूल इकाई होती हैं। और इन्हीं कोशिकाओं के गुणों के आधार पर ही एक ऊतकों का निर्माण होता है, कि जैसे कि हमने पढ़ा और जाना कि कई ऊतकों के मिलने से, जो कोशिकाएं होती हैं उनके मिलने से ऊतक का निर्माण होता है। लेकिन उस ऊतक की प्रकृति यानी कार्य किस प्रकार की होगी, उसकी गुण क्या होंगे ऊतक के, तो उनके सेल्स पे निर्भर करता है। चूंकि तब जब समान गुण वाले कोशिकाओं के मिलने से ही एक ऊतक का निर्माण होता है, और वो उस ऊतक का जो गुण होता है, जिन कोशिकाओं के मिलने से बनता है, उसके गुण पर निर्भर करता है। जैसे अगर हम आसोफेगस, जो हमारा आहार नाल होता है, उसकी बात करें तो इसकी सेल्स जो होते हैं उसके अंदर क्रमाकुंचन की गति पाई जाती है। तो चूंकि कई कोशिकाओं के मिलने से हमारा ऊतक बनता है, तो उससे हमारा, तो वो आहार नाल जो होता है का जो ऊतक होता है उसके अंदर भी क्रमाकुंचल की गुणवत्ता पाई जाती है, गतिविधि पाई जाती है। क्रमाकुंचल जैसे कि भोजन जब आहार नाल में जाता है तो नीचे का भाग फैलता जाता है, ऊपर से सिकुड़ता जाता है, यानी भोजन को नीचे सरकाता जाता है, तो क्रमाकुंचन वैसे ही हमें स्टमक में पाया जाता है।
स्टमक में, लार्ज इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, सबकी जो सेल्स रहते हैं उनके गुण अलग अलग होते हैं, इसलिए सबके ऊतक की प्रकृति गुणवत्ता भी अलग अलग होती है। इन सब का हम अध्ययन माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी के अंतर्गत करते हैं। तो अगर हम माइक्रोस्कोपिक के माध्यम से कोशिकाओं के बारे में जान सकते हैं तो तब उसकी कोशिकाएं जो होती हैं वो एक दूसरे से कैसे संबंधित रहती है, जैसे कि हमारी एपिडर्मिस की कोशिका या ऊतक, डर्मिस की कोशिकाएं और सबक्यूटेनिक फैट्स की जो भी ऊतकाएं होती हैं वो एक दूसरे से कैसे संबंधित रहती हैं, एक दूसरे से कैसे लगाव रखती है, इस सब का हम अध्ययन, क्रमबद्ध अध्ययन जो है माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी के अंतर्गत करते हैं। इसके लिए हमें माइक्रोस्कोप या सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता पड़ती है। तो इसकी अध्ययन के लिए सबसे पहले प्रक्रिया होती है स्टेनिंग की। जब हम किसी भी विशेष ऊतक का अध्ययन करना होता है, जैसे कि हमें अपने पेनक्रियाज या लीवर या एसोफेगस जो भी ऊतक है उसके ऊतकों का अध्ययन करना होता है, तो सबसे पहले उस ऊतक में एक रंग डाई के रूप में एक रंग छोड़ा जाता है, जिससे जिससे जिस कोशिका का अध्ययन करना होता है उस कोशिका में हमें डाई या रंग छोड़ा जाता है विशेष प्रकार से। तो उस ऊतक का रंग जो होता है अपने आसपास के ऊतकों के रंग से अलग हो जाता है, जिससे कि हम उस ऊतक को चयन करने में आसानी होती है और उसको अध्ययन करने में हमें मदद मिलती है। तो इस प्रक्रिया को हम स्टेनिंग कहते हैं, यानी कि किसी भी ऊतक का अध्ययन करने के लिए रंग परिवर्तित करने की प्रक्रिया जो है स्टेनिंग कहलाती है। फिर तब जब उस ऊतक को हम चयन कर लेते हैं जिस ऊतक का अध्ययन करना होता है, तब उस ऊतक को कई मशीनों से कई बारीकी पतली पतले भागों में बांट देते हैं, जिसके कारण उसको और बेहतर तरीके से अध्ययन करने में हमें मदद मिलती है। तो इस प्रक्रिया को हम सेक्शनिंग कहते हैं। ठीक, तो इसके लिए जो भी माइक्रोस्कोप या सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग किया जाता है उसको हम इलेक्ट्रॉन या लाइट या इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक कहा जाता है, जिसको देखने की क्षमता जो होती है साधारण जो पैथोलॉजी में सूक्ष्मदर्शी होता है माइक्रोस्कोप, इससे 1000 गुना अधिक बढ़ा देता है, उसकी क्षमता होती है जो लैब्स में होती है, जो बड़े बड़े प्रयोगशालाओं में इसका प्रयोग किया जाता है। तो जब इसको हम कई भागों में छोटे छोटे टुकड़ों में काट के, यानी कि एक ऊतक है उसको हजारों भागों में काट दिया जाता है, फिर उसका अध्ययन किया जाता है, तो इस प्रक्रिया को हम सेक्शनिंग कहते हैं। अर्थात किसी भी ऊतक के अध्ययन के लिए उस ऊतक को कई भागों में, हजारों भागों में काट कर उस ऊतक का अध्ययन करना ही हमें सेक्शनिंग कहलाता है, जो उस ऊतक को गहन अध्ययन करने में हमें बहुत मदद मिलती है। तो इस प्रक्रिया को हम सेक्शनिंग कहते हैं। क्योंकि ऊतकों का अध्ययन हिस्टोलॉजी कहलाता है, लेकिन जब हम सेक्शनिंग की बात करेंगे तो इस सेक्शनिंग को हम 3 प्रकार से करते हैं। जैसे कि जब हमारे ऊतक को हम लंबवत एक ऊतक को डिवाइड करते हैं यानी काटते हैं, तो उसको हम जैसा कि दिखाया गया है चित्र में, उसको हम लॉन्गिट्यूडल सेक्शनिंग कहते हैं। और जब उसको बीच से यानी कि हॉरिजॉन्टल रूप में काटा जाता है, यानी कि हमारे टिश्यूज को ऊपर नीचे के हिस्सों में काट दिया जाता है, तो उसको हम क्रॉस सेक्शन कहते हैं। और जब टिश्यूज को तिरछे रूप में काटा जाता है तो उसको हम ऑब्लिक्यू सेक्शन कहते हैं। सब जिस और हमें इससे क्या होता है, सबसे पहले हमारे जो ऊतक होते हैं उसको अध्ययन करने में बहुत हेल्प मिलती है, क्योंकि एक बड़ा ऊतक होता है उसको अध्ययन करने में उसकी जो इंटरनल और अंदर क्या छुपा होता है उसके बारे में हमको नहीं पता, लेकिन जब उसको सेक्शनिंग की प्रक्रिया द्वारा अध्ययन करते हैं, यानी कई भागों में काट के अध्ययन करते हैं, तो उसके अंदर क्या चल रहा है उसके बारे में हमको जानकारी मिल जाती है। तो जब हम बात करेंगे कि तो अगर हम जो हमारा ऊतक होता है ऊतकों का अध्ययन तो हिस्टोलॉजी कहलाता है, लेकिन जब किसी विशेष ऊतकों का अध्ययन करना होता है तो जैसा कि आपको पहले बताया डाई का प्रयोग किया जाता है, जिससे उस ऊतक का रंग बदल जाता है। तो इस प्रक्रिया को स्टेनिंग कहते हैं। अगर इसका हम स्टेनिंग का एग्जाम्पल, जब हम इस स्टेनिंग का
सेक्शन, जब हम स्टेनिंग के एग्जाम्पल के रूप में बात करें तो जब अगर हमें जैसे हम पेनक्रियाज यानी कि पेनक्रियाज की बात करें तो उसमें कुछ समस्याएं आती है, तो उसमें भी कई प्रकार के ऊतक रहते हैं। तो जब किसी ऊतक का अध्ययन करना होता है तो उसके अंदर डाई यानी कि एक रंग छोड़ा जाता है, जिससे कि उसके आसपास के अन्य ऊतकों ऊतकों अन्य ऊतकों के सॉरी से उसका रंग भिन्न हो जाता है। फिर उस ऊतक को हमें चुनाव करने में आसानी होती है और उसके बारे में, और इसके बाद ही सेक्शनिंग की प्रक्रिया चालू होती है। यानी कि सबसे पहले स्टेनिंग की प्रक्रिया करते हैं, यानी कि ऊतक का चुनाव करते हैं, उसके बाद ही उस ऊतक को चुन के सेक्शनिंग की प्रक्रिया को चालू किया जाता है। ठीक। तो जब हम बात करें माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी की प्रयोग यानी कि इसका कार्य, इसको कैसे हम यूज कर सकते हैं, तो सबसे पहले हम माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी का प्रयोग या कार्य शैक्षणिक रूप से करते हैं। इसको डायग्नोसिंग यानी किसी चीज़ के जांच के रूप में करते हैं, फिर फोरेंसिक लैब में और स्व परीक्षण के रूप में करते हैं। तो जैसा कि हम शिक्षण के बारे में अगर बात करें तो इसका इसका अध्ययन हम लैब्स में स्टूडेंट्स को या जो भी विद्यार्थी होता है शिक्षकों के माध्यम से इसको अध्ययन कराया जाता है। उसके बारे में जैविक ऊतक जो होते हैं हमारे ऊतक को, उसको उसको विभिन्न प्रक्रियाओं से गुजारा जाता है, जैसे कि स्टेनिंग, सेक्शनिंग और भी क्रियाएं होती है, उससे गुजार कर इसके बारे में स्टूडेंट को बताया जाता है, समझाया जाता है हमारे इंटरनल संरचनाओं के बारे में, उसके कार्यों के बारे में, उसके स्ट्रक्चर के बारे में। तो इसको हम माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी के अंतर्गत समझाया पढ़ाया जाता है। जैसा कि हमारा एक रक्त है, रक्त एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू होता है, संयोजी ऊतक, जो हमारे पूरे शरीर में भ्रमण करता है और पूरे शरीर को एक दूसरे से जोड़ के रखता है, यानी कि एक दूसरे में संबंध स्थापित किए रहता है। तो इसमें जो भी सेल्स होते हैं, तो इस ऊतक के अंदर जो सेल्स होते हैं उन उन सब की संरचना, उनके कार्य, जैसे सेल्स हो गए आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, इनके सबके अपने अलग अलग गुण होते हैं। सॉरी सॉरी मैंने उसको नेटवर्क बंद करना भूल गया था। तो चलते तो जो अब हम रक्त का उदाहरण आप लोग को दे रहे थे कि संयोजी ऊतक होता है और उसके जो सेल्स होते हैं उनके, जैसे कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, इनका जो अलग अलग प्रकृति होता है, सबका काम अलग अलग होता है। तो इन सबका अध्ययन, उनकी संरचना और उनके कार्य जो होते हैं, सबका अध्ययन हम माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी के अंतर्गत करते हैं। फिर इसका प्रयोग हम माइक्रोस्कोपिक का जो प्रयोग होता है, कार्य किस रूप में करें, दूसरा कार्य जैसे कि डायग्नोस के रूप में। डायग्नोसिस का मतलब क्या होता है, जैसे कि डायग्नोस का जो मतलब होता है कि इसमें जो होता है हमारे ऊतक जो सेल्स होते हैं उसके नमूने यानी कि सैंपल्स या बायोप्सी मरीजों से लिए जाते हैं और उसको हिस्टोलॉजिस्ट द्वारा विश्लेषण के लिए लैब में भेजा जाता है। जैसे कि हमारे कोई भी ऊतक में समस्याएं आती, जैसे कि मैंने पहले पेनक्रियाज का उदाहरण दिया था, तो जब उसमें कोई समस्या आती है तो इसको स्टेनिंग द्वारा पहचान की जाती है। फिर उसको हिस्टोलॉजिस्ट द्वारा उसको लैब में ले जाके उसका विश्लेषण किया जाता है, जैसे कि सेक्शनिंग की प्रक्रिया से गुजारा जाता है, यानी कई भागों में काटकर उसका अध्ययन किया जाता है। क्योंकि डायग्नोस जो होता है एक जीवित व्यक्ति होता है, उसके ऊतक का डायग्नोस किया जाता है। तो उसके नमूने को लेकर, उसकी बायोप्सी को लेकर, मरीजों के अंदर जो समस्याएं होती है उसके बारे में वो सैंपल्स की जांच करता है, विश्लेषण करता है, उसके बारे में उसकी बीमारी और समस्याओं की पहचान कर। जैसे कि एक हमारा नॉर्मल बाइसेप्स मसल का आकार है, अगर उसके अंदर डिस्ट्रॉफी आती है, डिस्ट्रॉफी का मतलब होता है कि जब हम उस मसल्स द्वारा पर कार्य नहीं करते, यानी उस मसल्स को लोड नहीं देते, एकदम सामान्य अवस्था में छोड़ दे, धीरे धीरे उसकी शक्ति क्षीण होने लगती है और मसल्स बेहद कमजोर हो जाता है। इसको हम डिस्ट्रॉफी कहते हैं। तो इस डिस्ट्रॉफी का परीक्षण जो होता है डायग्नोज, यानी कि इसको हम हिस्टोपैथोलॉजिस्ट जो है वो करता है, पैथोलॉजी में ले जाके इसका अध्ययन करता है, उसके बारे में बताता है कि इसके मसल्स में क्या समस्याएं आती है। तो यह डायग्नोसिस की प्रक्रिया कहलाती है। फिर इसका माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी का प्रयोग फोरेंसिक लैब में
किया जाता है। क्योंकि देखिए डायग्नोस की प्रक्रिया एक जीवित व्यक्ति की जो ऊतक होती है उसके अध्ययन के लिए होता है, लेकिन फोरेंसिक लैब जब व्यक्ति मृत होता है। और फोरेंसिक लैब का प्रयोग कहाँ किया जाता है? जब व्यक्ति अप्रत्याशित रूप से मृत्यु हो जाती है, तब उस मृत जब एक व्यक्ति होता है किसी अप्रत्याशित मृत्यु, जैसे कि एक्सीडेंट हो जाना या जहर खा लेना या जैसे सांप काट लेना, ऐसी सब अप्रत्याशित मतलब असामयिक मृत्यु, बिना समय की मृत्यु हो जाती है, तब उस डेड बॉडी का हम साइंटिफिक या वैज्ञानिक रूप से जब जांच करते हैं तो उसमें मृत्यु के कारण का पता लगता है कि शरीर के किस भाग में चोट लगा है, या जहर है, ऊतक परिवर्तन है, या उसकी विकृति किस वजह से जांच जैसे ऊतक परिवर्तन का तात्पर्य होता है कि जैसे व्यक्ति के अंदर कैंसर आ जाता है तो उसके सेल शरीर में बढ़ने लगते हैं और उसके कारण व्यक्ति की मृत्यु होती है। तो इस फोरेंसिक लैब से हमें मृत व्यक्ति का शव परीक्षण किया जाता है, जिसमें उसके मृत्यु का कारण जैसे कि चोट का लगना, जहर जहर हो है, या ऊतक परिवर्तन कारण है, या कोई शारीरिक ऐसी विकृति होगी जिसके कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। और फोरेंसिक लैब हमेशा अप्रत्याशित जो मौत होती है उसके लिए ही फोरेंसिक लैब में जांच इसकी की जाती है। और जो हमारा अगर फिर इसके आगे हम शव परीक्षण की बात करें, क्योंकि तो शव परीक्षण जैसे कि बॉडी डेड हो जाती है तो जब फोरेंसिक जांच में मृत लोग होते हैं तो उनकी जो जैविक ऊतक होते हैं उस ऊतक का विश्लेषण किया जाता है, तो ताकि जांचकर्ता की मौत को हम बेहतर तरीके से समझ सके। तो फोरेंसिक लैब के बाद व्यक्ति का एक शव परीक्षण होता है, जिसमें जब जब उसका फोरेंसिक लैब टेस्ट हो जाता है, कारण की मृत्यु का स्पष्ट पता चल जाता है क्यों कारण, तो फिर से उसको एक परीक्षण से गुजारा जाता है, ताकि जो जांच करता है वो स्पष्ट हो जाए और बेहतर ढंग से समझ जाए कि मृत्यु का कारण क्या। तो वो प्रक्रिया शव परीक्षण कहलाती। तो ये सब प्रक्रियाएं जो थी हमारे, जैसे कि फोरेंसिक लैब, डायग्नोसिंग या शिक्षण, ये सब हमारे जो माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी होता है इसका प्रयोग किया जाता है चिकित्सा के लिए, अध्ययन के लिए, जांच के लिए। तो माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी में सिर्फ इतना ही। तो आज हमारा जो है जो हमारा एनाटॉमी का पार्ट 3 था पूरा हुआ, जिसमें हमने अब तक पढ़ा डाला आपको एनाटॉमी के जो प्रकार हैं, जैसे कि प्रकार में हमारा मानव एनाटॉमी, जूटोमी और प्लांट एनाटॉमी। और संरचनात्मक अध्ययन की दृष्टि से जो एनाटॉमी होता है वो दो प्रकार का होता है, जो मैक्रोस्कोपिक एनाटॉमी और माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी होता है। इसको मैंने अब ख़त्म कर दिया। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक का अध्ययन करेंगे। तो अगर ये प्रयास आप लोग को हमारा अच्छा लगता है तो कृपया चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाना ना भूलें, ताकि जो भी वीडियो में अगला अपडेट करूं आप लोग को तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और साथ में इस चैनल को अपने फेसबुक पे, अपने दोस्तों के पास, व्हाट्सएप ग्रुप पे, टेलीग्राम पे ज़रूर शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोग इस वीडियोज़ को देखें। और वीडियोज़ को लाइक करना न भूलें, ताकि अगर आप लोग जब वीडियोज को लाइक करते हैं हमारे अंदर हौसला बनता है और बेहतर करने का और बेहतर वीडियो आप लोग के लिए बनाने का, ताकि और मेरा चैनल ट्रेंड में आता है और अपने आप और लोगों तक पहुंचा जाता है। तो आप लोग से कृपया रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब और शेयर करें और वीडियोज को लाइक करें। इसका जो प्रश्न टेस्ट पेपर में अभी थोड़ी देर में आप लोग को अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे अपडेट कर दूंगा, वहाँ से आप लोग उस पेपर को ज़रूर हल कीजिए। उसके बाद उस अपडेट करने का कुछ समय बाद फिर उस टेस्ट पेपर का मैं विस्तृत ढंग से आंसर की यूट्यूब चैनल पर अपने फिर से अपलोड करूँगा। तो इस तरह से आप लोग को कुल मिला के 3 बार एक ही टॉपिक पे प्रैक्टिस हो जाता है। जब मैं इस वीडियोज़ का लेक्चर देता हूँ आप लोग को, फिर उसके बाद टेस्ट पेपर जारी करता हूँ, ताकि
उसके माध्यम से आप लोग खुद से प्रैक्टिस करें। फिर जब उसका आंसर की मैं विस्तृत ढंग से देता हूँ तो इसके बाद वो टॉपिक पूरी तरह से क्लियर हो जाती है। तो इस प्रयास अगर बेहतर लगता है तो फिर से आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब और शेयर करें और वीडियोज़ को लाइक ज़रूर करें। आप लोग को बहुत धन्यवाद।